थोड़ा कम है, कल ठीक करेंगे इसको। चलिए, सबसे पहले जो अपने डाउट्स हैं वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं। मुझे अपने बिट्टू सर वाले पर चैट कर लीजिए और मुझे अपना क्वेश्चन बताइए। वर्षा कैसे होती है ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। वर्षा कैसे होगी? टेम्परेचर इन्वर्जन का साइक्लोन से कनेक्शन कैसे है? हाउ इट इज इफेक्ट आवर क्रॉप? क्रॉप को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन साइक्लोन बनेंगे, टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वहां पे बात करेंगे, इनका संबंध वाताग्रोह से होता है। ITCZ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है सर? संतृप्त क्या होता है? संतृप्त यानी सैचुरेशन। घाटी ताप प्रतिलोमन क्या होता है? बस अभी रुकिए, कमेंट मत करिए वरना ऊपर वाले क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। घाटी ताप प्रतिलोमन। नेक्स्ट क्या है? कि प्रांजल आपने इतना बड़ा कमेंट कर दिया है कि सारे कमेंट ऊपर के चले गए हैं। रुक जी, आप अभी कोई कमेंट मत करिएगा, मैं 1 बाय 1 सबको ले रहा हूं। ये राजेंद्र गौड़ आपने क्या लिखा है? ये हिंदी में मुझे लिखकर भेजें, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, क्या भेजा है आपने? कोरल्स इफेक्ट में विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मूव करता है, लेकिन हरिकेन में विंड लेफ्ट को मूव करता है। मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऐसा कब होता है? ऐसा कहीं नहीं होता। हरिकेन हो कुछ भी हो, सभी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही टर्न करेगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? वो एंटी साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज होता है जो आप कह रहे हैं। कोहरा और पाला में क्या डिफरेंस है? कोहरा तब पड़ता है जब संघनन धरातल के ऊपर हो, और पाला तब पड़ेगा जबकि वो सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए और धरातल के सतह के ऊपर हो। डोलड्रम लिख दिया मैंने। ITCZ क्या लिखा है? CF क्या लिखा है आपने? हाँ, वो लास्ट में करवाएंगे अभी। सर प्लीज रिपीट सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर। हाँ, अभी करवाना है भाई, करवाना है। चलिए सर, संघनन तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल। संघनन टेम्परेचर पर नहीं करेगा, ये करेगा आर्द्रता के होने पर। आर्द्रता कितनी है हमारे पास? सेंट्रल फ्यूगल फोर्स किस तरह से अर्थ पर वर्क करता है, चलिए इसके ऊपर बात कर लेंगे अभी। ये राजेंद्र मुझे हिंदी में समझाओ, ये क्या लिखा है आपने? ये मुझे स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। ये CFF और CPF आपके नहीं आती मेघा शर्मा, ये ऑप्शनल में पढ़ा जाता है, कॉपीन का और थॉर्नवेट के वर्गीकरण में आता है ये। 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे में हो तो उसे बादल फटना कहते हैं, और 10 सेंटीमीटर बारिश कम नहीं। अरे 10 से ज्यादा हो सकती है, यानी मिनिमम 10 है, 10 से ज्यादा 50 हो, 100 हो, कितना भी हो सकता है, उसे कहते हैं बादल का फटना। हाँ, डायग्राम बना रहे हैं अभी। चलिए, आपके सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वाई बोथ डिक्रीज व्हेन गो हाइट, बट यू टोल्ड दीज आर
बात करते हैं इसके ऊपर, टेम्परेचर और आपका प्रेशर। मैंने धरातल के ऊपर बात की थी, ना कि पूरे वायुमंडल में, ठीक है। धरातल के ऊपर की सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। चलिए अभी वन बाय वन आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, ये डोलड्रम और कोरियोलिस फोर्स होता है। डोलड्रम में क्या लिखा है आपने? कोरियोलिस फोर्स नहीं होता भाई, 0 होता है। चलिए वन बाई वन एक ही सवाल का जवाब देते हैं। मैं भी चैट आपका नहीं देखूंगा, अभी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं। चलिए बात करते हैं वर्षा कैसे होती है। देखिए वर्षा होना डिपेंड करता है उसमें कितनी आर्द्रता है, आर्द्रता की मात्रा पर, ठीक है। यानी मॉइस्चर की मात्रा कितनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी वायु के अंदर उसकी कैपेसिटी तो आप जानते हैं हमेशा 100 होगी मैक्सिमम कैपेसिटी, और सपोज करो कि उसमें 60 वाटर पार्टिकल अवेलेबल हैं, तो इसके सैचुरेशन होने में दो चीज काम करेगी। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि या तो इसमें बाहर से पार्टिकल ला के डाल दिए जाए 40, या इसको उठ करके ठंडा होना पड़ेगा और ठंडी होकर के वायु, इसकी कैपेसिटी भी घटकर 60 रह जाए और इसके अंदर पार्टिकल भी 60 है, इस कंडीशन में बारिश हो सकती है। ये होता है सैचुरेशन, ठीक है। तो जब सैचुरेशन ये होगा और अगर इसे थोड़ा भी और ऊपर उठेगी तो इसकी कैपेसिटी घटकर 59 हो जाएगी और बारिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है बारिश का होना, और बारिश जब होगी तब हम देखेंगे कि कितने तरह की बारिश होती है, कैसे होगी। वो बारिश का कंसेप्ट दूसरा है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? तापीय प्रतिलोमता। मैंने वाताग्रों की बात करी थी आपसे, और जब वाताग्रों की बात करी थी तो वाताग्र कब बनते हैं? जब दो हवाएं आमने सामने से आ रही हो और दोनों का नेचर अलग अलग हो, एक वार्म हो और दूसरी कोल्ड। तो कोल्ड हमेशा नीचे बैठती है, वार्म ऊपर जाएगी। इस कंडीशन में यहाँ पर बनेंगे वाताग्र, और इसी की वजह से क्या बनते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये वाताग्रीय ताप प्रतिलोमता यहाँ पर है और इसका संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से भी है। जब चक्रवात पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। अभी और कोई कमेंट आपका नहीं। ITC-Z आज अभी दोबारा देखना है। ITC-Z क्या होती है? घाटी ताप प्रतिलोमन, यानी कि अगर कोई वैली है तो रात को सर्दियों में ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, या सर्दियों के समय पहाड़ी एरिया में ज्यादा टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो ऊपर से हवाएं नीचे उतरती हैं ठंडी, पहाड़ की चोटियों से घाटियों में, और घाटियों में जो भी वायु गर्म बनी यानी कि यहाँ पर होगी इसको ये ऊपर उठा देगी, तो नीचे हो जाएगी ठंडी वायु, ऊपर हो जाएगी गर्म वायु, ठीक है। इसे कहते हैं घाटी ताप प्रतिलोमन। बहुत छोटा अच्छा सा कंसेप्ट है, मैंने आपके लिए बात करी थी कि यहाँ पर जितने भी सारे जनजाति लोग हैं ये सभी थोड़ा ऊपर की तरफ माइग्रेशन कर जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट किए हैं, मैं अपना थोड़ा बिजी शेड्यूल मुझको देख नहीं पाया हूँ, ठीक है। और आज भी मैं अभी आपकी क्लास के अंदर ही पहुंचा हूँ। आज आपकी क्लास हो सकता था कि कैंसिल भी हो सकती थी, है ना। तो ऑफिस से छोड़ने में भी थोड़ा लेट हो गया मैं अभी। तो हम बात करते हैं जो अपन ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसके ऊपर। चलिए, तो लास्ट में हम बात कर रहे थे सामान्य परिसंचरण। क्लियर? तो अभी हम इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं? लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हवाएं चली थी और हवाओं की डायरेक्शन क्या थी। दिस इज इक्वेटर लाइन, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। मैं अगर अपना पुराना वाला डायग्राम बनाऊं तो उस डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था? मैं उसको वर्टिकल बना देता हूं डायग्राम को,
कि 0 डिग्री से जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये 30 डिग्री की तरफ घूमती थी, और 30 डिग्री पर घूमने के बाद और यहाँ 60 डिग्री से जो उड़ती थी ये हवाएं जब उड़ती थी ड्यू टू सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, और ये मुड़ जाती थी पोल की तरफ, तो ये तो ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी की वजह से पोल पर आई जाएगी और ये दोनों टकराने के बाद सतह पर उतर आएंगी, ये भी नीचे आ जाएगी, और ये पोल पर उतरेगी। तो लास्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि ये हवाएं सतह पर चलेंगी जब हॉरिजेंटली, तो 30 डिग्री हाई प्रेशर से ये विंड जाएंगी, इन्हें कहेंगे व्यापारिक पवने। ये 30 डिग्री से 0 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री, इसे कहेंगे पछुआ हवाएं, और 90 डिग्री से 60 डिग्री यानी ध्रुवीय हवाएं। क्लियर? और फिर मैंने आपको इन 3 कोशिकाओं का नाम भी बताया था। नंबर 1 हेडली, नंबर 2 फिरल, और नंबर 3 अगर बात करेंगे ध्रुवीय। यहां तक हमारी बात हो गई थी। यहां तक किसी को भी आरटीसी जेड का हिंदी लैंग्वेज में क्या है, इसे कहते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, अंतरा उष्ण कटिबंध संक्रमण क्षेत्र। क्लियर? फिर मैंने आपसे लास्ट में जाते जाते एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी हवा सीधी नहीं चलेगी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड चलती हैं। तो जो डायग्राम अपना फाइनली बना था वो कुछ इस तरह से बना था। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट में बताए ताकि हम आगे क्लास को रन कर सकें। किसी को भी यहां तक प्रॉब्लम है? गर्म होने के बाद हल्की हो जाएगी तो ऊपर उड़ जाएगी। हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर है। इधर भी लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है। तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ, इस हाई प्रेशर से दोनों तरफ लो प्रेशर की तरफ, इस वाले हाई प्रेशर से दोनों तरफ के लो प्रेशर की तरफ, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हवाएं कहीं पर भी चलें, क्योंकि ऊपर दोनों टकरा रही है ना भाई मयंक। मैंने आपको बताया कि दोनों हवाएं जब ऊपर टकराएंगी तो नीचे कलप्स कर जाएंगी। हवा ऊपर उठ के यानी पोल की तरफ जाएगी और वो नीचे उतरकर वापस 60 डिग्री पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो अपन ने उस दिन कुछ लिखा थोड़ी था इसमें भाई, नहीं लिखा था ना अपन ने? नहीं लिखा था, तो थोड़ा थोड़ा इसमें लिख लीजिए। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप उसको लिखिए। अपना सभी कॉपी वॉपी निकाल लीजिए और कुछ कंसेप्ट है वो लिख लीजिए। लिखिए, 0 डिग्री से 0 डिग्री से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। गर्म होकर ऊपर उठती हैं। वर्षा करने के पश्चात
ठंडी और शुष्क वायु ठंडी और शुष्क वायु ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। ठंडी और शुष्क वायु ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। क्लियर? इससे 0 डिग्री पर निम्न प्रेशर बनता है या निम्न वायुदाब बनता है। 0 डिग्री पर निम्न वायुदाब बनता है। क्लियर? आगे लिखिए। इसी समय 60 डिग्री से इसी समय 60 डिग्री से हवाएं अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर उठती हैं। हवाएं अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर उठती हैं। साठ डिग्री से हवाएं अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर उठती हैं। वर्षा करने के पश्चात ये हवाएं ऊपरी वायुमंडल में 30 डिग्री व 90 डिग्री 30 डिग्री व 90 डिग्री की ओर मुड़ जाती हैं। तीस डिग्री और 90 डिग्री की ओर मुड़ जाती हैं। जब विषुवत रेखा से उठने वाली वायु व 60 डिग्री से उठने वाली वायु व 60 डिग्री से ऊपर उठने वाली वायु 30 डिग्री पर ऊपरी वायुमंडल में टकराती हैं। तीस डिग्री पर ऊपरी वायुमंडल में टकराती हैं। तो ये 30 डिग्री पर नीचे उतर आती हैं। ये 30 डिग्री पर नीचे उतर आती हैं और उच्च वायुदाब बनाती हैं। उच्च वायुदाब बनाती हैं। क्लियर? अब यहां से थोड़ा मेरी बात को समझिए। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा आपके लिए कि उतने ही कहां पर बनेगा हाई प्रेशर? 30 डिग्री। यहां पर बनेगा लो प्रेशर, यहां बनेगा हाई प्रेशर, यहां बनेगा लो प्रेशर और पोल पर बनेगा हाई प्रेशर। यहां पर बनेगा लो प्रेशर, यहां पर बनेगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर कितने हो गए? 4। और लो प्रेशर, लो प्रेशर और लो प्रेशर, तो 3 हमारी क्या है? लो प्रेशर की बेल्ट है। तो टोटल हमारी अर्थ पर कितनी बेल्ट है? 7। क्लियर?
कहीं साइड में कोने में आपका स्टार पॉइंट डालिए, वहां पर लिख लीजिए हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर 4 उच्च वायुदाब और 3 निम्न वायुदाब की पेटियां बनती हैं। हो गया? संपूर्ण पृथ्वी पर 4 हाई प्रेशर और 3 लो प्रेशर। क्लियर? और सुनिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखिए। देखिए यूपीएससी ने क्या पूछा। यूपीएससी ने पूछा केवल कि सभी गर्म मरुस्थल 20 से 30 डिग्री के बीच ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों पाए जाते हैं? एक इसका दूसरा इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ओशियनोग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको लिख इसी क्वेश्चन में लीजिए और आगे क्वेश्चन लिखिए उसका यूपीएससी का। ये सभी गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में क्यों है? तो 2 क्वेश्चन है इसमें, नंबर 1 और नंबर 2। क्लियर? और ये क्वेश्चन है 12 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके लिए, यूपीएससी में पूछा हुआ। अब देखिए, जिसको ये डायग्राम याद है उसने आधा क्वेश्चन तो कर ही दिया होगा और आधा सेकंड वाले में से किया होगा, क्योंकि उसने अभी तो ओशियनोग्राफी पढ़ी नहीं है। तो देखिए, जहां पर हवाएं नीचे उतरती है, नीचे कहां उतर रही है? 30 डिग्री पर। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हवा ऊपर जाती है तभी क्या होगी? वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल, इन दोनों की दोस्ती होगी और बादल बनेंगे। लेकिन जहां पर हवाएं नीचे उतर रही हैं वहां पर क्या इनकी दोस्ती हो सकती है? नहीं होगी। क्लियर? और जब इनकी दोस्ती नहीं होगी तो क्लाउड नहीं बनेंगे। तो अगर हवा ऊपर जाने पर बारिश करती है तो जहां पर नीचे उतरेगी वहां पर बारिश नहीं करेगी। यहां पर ऊपर जाती है तो आर्द्र मौसम होता है और जहां पर नीचे उतरेगी वहां पर क्या होगा? शुष्क मौसम। तो 30 डिग्री यानी कि उतरती है हवाएं और 90 डिग्री पर उतरती हैं। तो 2 तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट कौन से मिलते हैं? हॉट डेजर्ट्स। और पोल पर क्या मिलेगा? कोल्ड डेजर्ट। वो अगर पूरा कंसेप्ट पूछता तो उसका आंसर बहुत बड़ा हो जाता, हमें 3-4 पेज लिखने पड़ते, और यूपीएससी इतना नहीं चाहता, क्योंकि जिसको इसकी नॉलेज है वो इसमें दिख जाएगी। ठीक है? तो केवल उसके क्वेश्चन को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अभी कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है। तो केवल क्या ध्यान रखना है? देखिए, जब हवाएं ऊपर उठे, मान लीजिए जब भी हवाएं ऊपर उठेंगी तो बारिश होगी, अभी केवल इतना ध्यान रखें। और जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो बारिश नहीं होगी, ड्राई कंडीशंस होंगी। तो 30 डिग्री पर ही क्यों पाए जाते हैं, यानी 20 से 30 डिग्री के बीच? पूरा क्वेश्चन उसको बनाना था तो क्या करता वो? अगर पूरा क्वेश्चन बनाता तो वो कहता कि मरुस्थल 20 से 40 के बीच हैं, लेकिन इसका आंसर फिर से बड़ा हो जाता। ठीक है? तो उसने केवल उष्णकटिबंध को कॉन्सेंट्रेट किया और अपना क्वेश्चन उसने छोटा किया, क्योंकि जैसे ही वो 40 का क्वेश्चन लिखता मान लीजिए, तो उसे ये पश्चिमी वाला भी हटाना पड़ता फिर। ठीक है ना? फिर उसे एक लाइन और ऐड करनी पड़ती इसमें, तो वो भी समझ जाओगे आप। तो होगा क्या? ये हवाएं नीचे उतरेंगी, इसे कहते हैं प्रति चक्रवातीय कंडीशन। जब हवाएं ऊपर उठती है इन्हें कहते हैं चक्रवातीय कंडीशन, यानी चक्रवात में हवाएं ऊपर उठेंगी और प्रति चक्रवात में नीचे आएंगी, हाई प्रेशर बनेगा। क्योंकि साइक्लोन में होता क्या है? साइक्लोन में क्या होगा?
नॉर्मली लो प्रेशर सेंटर में और हाई प्रेशर बाहर की तरफ, इसे कहेंगे साइक्लोनिक कंडीशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर इधर और हाई प्रेशर दोनों तरफ, लो प्रेशर यहां पे, हाई प्रेशर दोनों तरफ। तो दैट मीन्स कि 60 डिग्री और इक्वेटर लाइन, यहां पे साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है। यहां साइक्लोन आ रहा है ऐसा नहीं कहेंगे, ये साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही हैं। लेकिन क्या हो, अगर सेंटर में हो हाई प्रेशर और बाहर हो लो प्रेशर, इसे कहते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। जो कहां बनती है, एक तो यहां बनेगी क्योंकि दोनों तरफ लो प्रेशर है, और एक हाई प्रेशर कहां मिलेगा, पोल पर। तो यहां पे हम अगर एक लाइन में आंसर देना चाहूं मैं इसका, 30 डिग्री से यानी 20 से 30 के बीच ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हवाएं वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनाती हैं, जिससे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा और मौसम शुष्क होगा, ड्राई कंडीशन होगी, बारिश नहीं होगी। क्लियर। लेकिन इसको थोड़ा यानी कि आपको घुमा के लिखना पड़ेगा, इसको पूरी प्रोसेस को बताना पड़ेगा। 0 डिग्री से हवाएं उठेंगी, 60 डिग्री से उठेंगी और 30 डिग्री पर नीचे उतरेंगी, तो प्रति चक्रवाती कंडीशन यहां पर बनेगी। ठीक है, और यहां पर बारिश नहीं होगी, बादल में है ना, बादल नहीं बनेंगे, यहाँ पे डेजर्ट का क्रिएशन होगा। तो आप स्टार पॉइंट डालिए और लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। जब 30 डिग्री पर ये हवाएं नीचे उतरती हैं, जब 30 डिग्री पर ये हवाएं नीचे उतरती हैं, जब 30 डिग्री पर ये हवाएं नीचे उतरती हैं तो प्रति चक्रवातीय दशाएं बनाती हैं। प्रति चक्रवातीय दशाएं बनाती है। ब्रैकेट में डालो उच्च वायुदाब, ब्रैकेट में उच्च वायुदाब। देखिए, इन परिस्थितियों में वर्षा नहीं हो पाती, वर्षा नहीं हो पाती, और एक बहुत अच्छी बात समझिए कि जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर पे प्रेशर पड़ेगा, घनत्व उसका बढ़ेगा, और उतने ही मॉलिक्यूल्स टकराएंगे एयर के, डस्ट पार्टिकल के, और उनमें उष्णता आ जाएगी यानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए जिससे गर्मी बढ़ जाती है, या निम्न वायुदाब। क्या लिखा, नहीं समझ आ रहा? मैंने आपसे कहा कि 30 डिग्री पर जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो ये प्रेशर बढ़ाएंगी, और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही डस्ट पार्टिकल हो या वाटर वेपर हो या एयर के मॉलिक्यूल हो, वो आपस में टकराएंगे, और इसके टकराने से यहाँ पे ऊष्मा का जनन होता है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल बातें क्या होती हैं, नॉर्मली मैंने आपसे क्या कहा था कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये सामान्य परिस्थिति है, ये सामान्य परिस्थितियां हैं। लेकिन अब लगातार ऊपर से वायु पे हम दबाव डाल रहे हैं, और जब लगातार हम डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ रहा है और अब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। नॉर्मली ओपन एरिया पे यानी सतह पर हम बात करेंगे तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घट जाएगा, लेकिन जब हम ऊपर से जबरदस्ती हवाएं नीचे फेंक रहे हैं और नीचे उतर रही हैं किसी मैकेनिज्म से, तो वो प्रेशर भी बढ़ा रही हैं और प्रेशर की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते जा रहे हैं, और जब दोनों बढ़ेंगे ड्राई कंडीशंस होंगी, गर्मी यहां पर होगी और डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। लिखिए, इन परिस्थितियों में 30 डिग्री के आसपास बादलों का निर्माण नहीं हो पाता, 30 डिग्री के आसपास बादलों का निर्माण नहीं हो पाता, मौसम शुष्क रहता है, एवं वर्षा न होने के कारण
वर्षा न होने के कारण मरुस्थलों का विकास होता है। मरुस्थलों का विकास होता है। हो गया। अब एक और दूसरी बात सुनिए, हालांकि ये समझने की बात है, लिखने की नहीं है। आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि 30 से 35 डिग्री के बीच वाले लैटिट्यूड्स को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। किस किसने सुना है अश्व अक्षांश? तो अश्व अक्षांश क्या है? अश्व अक्षांश क्या है? किस किसने अपना हैंड रेज किया है भाई? अरे यार, मैंने कहा था ना, नॉर्मल, मैंने जैसे आपसे कहा ट्रोपोस्फियर में हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ता है, वो सॉरी गिरेगा, लेकिन किन्हीं स्पेसिफिक कंडीशन में बढ़ जाए। तो स्पेसिफिक क्या है? सर्दियां। ऐसी तरह से नॉर्मली जब हम अर्थ की सतह पर बात करेंगे तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। लेकिन दूसरी मैंने कहा स्पेसिफिक कंडीशन क्या हो, आप एयर को वहां पे प्रेशर करके डाल रहे हैं, तो प्रेशर भी डाल रहे हैं और प्रेशर की वजह से घर्षण बढ़ेगा, और जब अणु टकराएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुन लीजिए। होता क्या था, इस डायग्राम को मैं यहां से इरेज कर दूं क्या? हाँ भाई, हाँ कोई बात नहीं, अभी हॉर्स वोर्स और सारा देखते हैं। देखिए, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज क्या है कि मैं थोड़ा अपना क्लास लेट हो जाती, जब बात आपको ना समझ में आए ना, तो ये मान लो कि कोई ना कोई बड़ी बात कह दी है मैंने, ठीक है? क्योंकि कोई भी टीचर डेप्थ में उतरने से डरेगा, लेकिन मेरा आदत क्या है, मैं डेप्थ में उतरते बिना मानता नहीं। तो थोड़ा सा अपने आपका लेवल भी अप करना है आपको, क्योंकि यूपीएससी जिस लेवल पर है, अगर आप चाहें कि मैं आपको आसान चीजें समझा दूं, तो आसान तो समझ करके यूपीएससी नहीं हो पाएगा, है ना? आपको थोड़ा एक लेवल की चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि उस लेवल से नीचे यूपीएससी आएगा नहीं, ठीक है? तो कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं, और कुछ आप कोशिश करिए कि आप समझ पाए, तो दोनों को ही तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर कभी कोई चीज ना समझ में आए तो ये मान के चले कि वो मैंने कोई बड़ी बात कर दी है, और उसको आप बार बार पूछिए जब तक आपका कुछ क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना? अब इसमें तो चैट में क्या है, कभी मैंने देखा कभी नहीं देखा, सर डायग्राम समझा दीजिए फिर से। अभी डायग्राम, सपना कुमारी, जब मैंने आपसे पूछा था कि डायग्राम मिटा दूं तब किसी कमेंट नहीं आया, और डायग्राम मिटा दिया तो अब डायग्राम समझा दीजिए, बताइए। चलिए देखेंगे, अभी डायग्राम को दोबारा देखेंगे, ठीक है? 0 डिग्री से हवाएं उठी और 30 डिग्री पर बैठी, और 30 से ऐसे चले गई। 60 डिग्री से हवाएं उठी और 30 से ऐसे चले गई। क्लियर? और ये भी बना ही लेते हैं, चलिए, कि 60 डिग्री से उठी और ये 90 डिग्री पर उतरी और 90 से ऐसे आ गई। तो होता क्या था कि ये आपका है अफ्रीका, ये मेडिटेरेनियन सी, ये स्पेन, इटली वगैरह, ये अपनी चाची का घर, ठीक है? तो यहां से क्रॉस करती है 30 डिग्री। तो यहाँ स्पेन से घोड़े लेकर आते थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में स्पेन के घोड़े बहुत फेमस थे, बात समझे आप? तो यहां से हम घोड़े नाव में लेकर आते थे, अंग्रेज लोग, और उस टाइम चलते थे पाल वाले जहाज। और मैंने आपको दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हवा या तो ऊपर उठे या नीचे आए, उन दोनों को ही हम फील नहीं कर पाते। तो जब वो 30 डिग्री के आसपास इनकी शिप पहुंचती थी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं, क्षैतिज रूप से नहीं चल रही। क्षैतिज रूप से अगर चलती तो हवाएं नाव को आगे की तरफ खिसका देती, लेकिन यहाँ तो हवाएं क्या कर रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो ये हवाएं फील नहीं होंगी, और फील नहीं होंगी तो इनकी शिप आगे चल नहीं पाती थी नाव।
तो ये सोचते थे कि हमने नाव में शायद कुछ ज्यादा घोड़े लाद लिए हैं और उनकी टांगे पकड़ पकड़ के वो यहाँ पर उसको फेंक देते थे, और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। हालांकि आपके यूपीएससी से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपके बीच में से मेरे पास आता, और उससे पहले मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि ये आपके ज्यादा काम की चीज नहीं है, बस एक कहानी है, उसको थोड़ा अपने बैकग्राउंड में रखिए। 30 डिग्री पर जो चीज समझने की है वो क्या है कि हवाएं उतरेंगी और यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर बारिश भी नहीं होगी, और यहाँ पर क्या मिलेंगे, रेगिस्तान। क्लियर? अब आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करो। 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ, 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ। खुशबू, आप इस डायग्राम को अपने सामने खुला रखो, और जो मैं लिखा रहा हूं उसको समझ के लिखो, मैं डायग्राम की चीजें ही लिखा रहा हूं। 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं, हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं। इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है, क्योंकि व्यापार करने में काम आती थी, इसलिए इनका नाम रख दिया व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनकी दिशा, इनकी दिशा कोरियलिस बल से प्रभावित होती है। इनकी दिशा कोरियोलिस बल से प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, वह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं। उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं। 0 से 30 के बीच में बनी इस दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं। आगे देखिए, 0 से 30 के बीच बनी इस कोशिका को हैडली कोशिका कहते हैं। हैडली कोशिका कहते हैं। अगर कोई आपसे बात करे उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, तो समझ जाना वो इसी की बात कर रहा है, 30 से 35 के बीच। उसका नाम ये भी है, उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। बस समझ गए आप? चलिए अब आइए यहां पर, आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और लिखिए, इस 30 डिग्री हाई प्रेशर से, इस 30 डिग्री हाई प्रेशर से 60 डिग्री लो प्रेशर की तरफ 30 डिग्री हाई प्रेशर से 60 डिग्री लो प्रेशर की तरफ क्षैतिज रूप से हवाएं चलती हैं।
क्षैतिज रूप से हवाएं चलती हैं। एक्चुअली क्या है, आज दिल्ली के अंदर मौसम बहुत खराब है और बाहर अभी तूफान आ रहा है ना। हवाएं चल रही हैं, अभी लाइट नहीं है, अभी इन्वर्टर चल रहा है ना, तो लाइट अभी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा आज प्रॉब्लम हो सकती है क्लासेस में, नेट भी थोड़ा स्लो लग सकता है। ठीक है, लिखिए हवाएं चलती हैं, इन्हें पछुआ हवाएं कहा जाता है। इन्हें पछुआ हवाएं कहा जाता है। ये भी कोरियोलिस बल के कारण, ये भी कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर व दक्षिणी गोलार्ध में, व दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगी। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, अगर मानिए ये 60 डिग्री है और ये है 30 डिग्री, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, हवाएं कहां जा रही हैं, इस डायरेक्शन में, ये नॉर्दर्न हेमेस्फीयर है। और अगर मैं सदर्न हेमेस्फीयर की बात करूंगा तो दिस इज 60 डिग्री और दिस इज 30 डिग्री, तो यहां पर ये इस तरह से चलेंगी इन साउथ। क्लियर? तो दोनों ही कंडीशन में क्या है कि ये कहां से जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यहां भी कहां जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अब क्योंकि जब ये वेस्ट से जा रही है तो इसका नाम रख दिया हमने पछुआ हवाएं। ठीक है, आगे आइए। इस कोशिका को, इस कोशिका को फेरल कोशिका कहा जाता है। इस कोशिका को फेरल कोशिका कहा जाता है। इस कोशिका को फेरल कोशिका कहा जाता है। क्लियर? चलिए आप फिर से पैराग्राफ चेंज करिए। 60 डिग्री से ऊपर उठने वाली हवाएं, 60 डिग्री से ऊपर उठने वाली हवाएं जब 90 डिग्री पर नीचे उतरती हैं, 60 डिग्री से ऊपर उठने वाली हवाएं जब 90 डिग्री पर नीचे उतरती हैं तो उच्च वायुदाब बनाती हैं। तो उच्च वायुदाब बनाती हैं। इस उच्च वायुदाब से, इस उच्च वायुदाब से 30 डिग्री निम्न वायुदाब की ओर जो हवाएं चलती हैं उन्हें ध्रुवीय हवाएं कहा जाता है। इनकी दिशा भी, इनकी दिशा भी व्यापारिक पवनों के समान होती है। व्यापारिक पवनों के समान होती है।
देखिए नॉर्मल होता क्या है, 30 डिग्री से हवाएं चलेंगी, 30 डिग्री से यहां पर चलेंगी और 90 डिग्री से यहां से चलेंगी। ये मैंने औसत कंडीशन बताई आपको। लेकिन ये कब की कंडीशन है, जब सन कहां हो, इक्वेटर लाइन पर, एवरेज, ना नॉर्थ में ना साउथ, उस वक्त ये आदर्श स्थितियां होंगी। क्या लिखा था अपन ने, सामान्य परिसंचरण, जनरल परिसंचरण कैसा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सन नॉर्थवार्ड भी होता है और साउथवार्ड भी होता है। बस समझ में आया। और जब ये नॉर्थवार्ड और साउथवार्ड होगा तो ये जितनी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की पेटियां बनी थी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सभी पेटियां खिसकती हैं। ये सभी पेटियां खिसक जाएंगी। जैसे सपोज करिए सन अब नॉर्थवार्ड हो गया, कर्क रेखा के आसपास आ गया, तो अभी ये जो 30 से चल रही थी हवाएं, ये 35 डिग्री से चलना शुरू हो जाएगी। और जो ये 30 वाली चल रही थी, ये 25 से ही चलना शुरू हो जाएगी। सारी पेटियां नॉर्थ में खिसक जाएंगी। और अगर सन साउथ में आ गया तो अब ये 30 से ना चल के 25 से ही चलेंगी और ये 35 तक खिसक जाएंगी यहां से। बात समझ गए। यानी जिस जिस एरिया में सन जाएगा, सारी पेटियां उसी को फॉलो करती हुई उसी हेमिस्फीयर में खिसक जाएंगी। क्लियर। इसे कहते हैं ताप और दाब पेटियों का खिसकना। तो ये वायु दाब की पेटी है, इनके अंदर लगातार मूवमेंट होता रहता है। ऐसी कोई चीन की दीवार नहीं बनी हुई है कि ये पेटियां फिक्स हैं। ये आदर्श कंडीशन है, सामान्य परिसंचरण आपसे पूछा है। ठीक है, इतना सामान्य है कि यूपीएससी ने नहीं पूछा आपसे। अब सोच लीजिए, इतना सामान्य है कि यूपीएससी ने आपसे ना पूछा, और यूपीएससी ने केवल इसके एक छोटे से और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पर आपसे बात करना चाहिए कि डेजर्ट यहीं पर ही क्यों पाए जाते हैं, इस बेल्ट में। और बहुत सिंपल आंसर था, जिसको इस डायग्राम पर पकड़ है वो इसका अच्छी तरह आंसर दे सकता है। अब ये वेस्ट में ही क्यों पाए जाते हैं, ये हम बात करेंगे जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। और वैसे इसका जवाब मैं आपको, उत्तरी हवा में, उत्तरी गोलार्ध में हवा किस ओर चलती है, राइट हैंड साइड। आवाज तो मेरी सभी को क्लियर आ रही है। दीपशिका, हाँ सभी को क्लियर है मेरी आवाज। क्लियर। तो अब यहीं से हम देखते हैं इनके पेटियों के खिसकने से क्या होता है। आप मेरे साथ साथ में एक छोटा सा मैप बना लीजिए। यहां से बना रहा हूं मैं। दिस इज अफ्रीका, एंड दिस इज इंडिया। और उसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, अपन को केवल इतने ही मैप की जरूरत है। देखो, सन अगर इक्वेटर लाइन पर हो तो दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल लाइट जा रही है। दोनों हेमिस्फीयर में एक जैसी सनलाइट है, तो एक जैसा टेम्परेचर भी है। लेकिन आप जानते हैं केवल ये एक ही दिन होता है ना। साल में 2 दिन और 6 महीने में 1 दिन। यानी एक बार ऊपर जाएगा तब, एक बार लौट कर आएगा तब, 2 दिन होगा। तो 2 ही दिन ऐसी कंडीशन होती है जब दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल सनलाइट मिल रही होती है, लेकिन तभी भी टेम्परेचर दोनों में अलग अलग ही होगा। तो होता क्या है कि अब सन जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और सभी वायुदाब की पेटियां भी अब खिसकना शुरू हो जाएंगी। आईटीसी जेड के बारे में याद करिए कि मैंने क्या क्या बताया था कि ये क्या है, एक निम्न वायुदाब की पेटी है। यहां पर हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। कुछ लोग क्या करते हैं आईटीसी जेड में कि ये एक निम्न वायुदाब की पेटी है, यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। हवाएं पहले ऊपर उठेंगी और निम्न वायुदाब बाद में बनेगा। लोग निम्न वायुदाब पहले बना देते हैं और हवा को उठाते हैं बाद में। तो हवा पहले उठ जाएगी और निम्न वायुदाब बाद में बनेगा। हाँ, लगभग लगभग 5 का आता है औसत रूप से। ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा आएगा, पोलर एरियाज तरफ बढ़ते जाएंगे तो कम होता चला जाएगा। क्लियर।
अब है क्या कि जैसे जैसे सन नॉर्थ में गया, अब नॉर्थ में कब जाएगा, नॉर्थ में जाएगा ये 23 मार्च के बाद, 23 मार्च के बाद, और यहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग मई जून के आसपास ये इस कंडीशन में यहां पर आ जाएगा लोकेशन पर। और आप जानते हैं जो किसान परिवार से लोग हैं वो जानते हैं कि इस टाइम खेतों में से सारी फसलें हम काट चुके हैं। तो ये पूरी एग्रीकल्चरल लैंड हो, पूरा डेजर्ट हो और पूरा प्लेट्यू जो हमारे पास, ये पूरा बहुत हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इस पूरे रीजन में लो प्रेशर बहुत पावरफुल बन जाएगा। क्लियर? यहां सारा डेजर्ट में भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो आईटीसी जेड कुछ इस शेप में ऊपर फैल जाएगी हमारे इंडिया के ऊपर, ऐसे ऐसे। उस वक्त आईटीसी जेड ये नहीं होगी, उस वक्त आईटीसी जेड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर दोनों मिल जाएंगे और अप्रोक्स ये 25 डिग्री तक शिफ्ट हो जाती है इंडिया के ऊपर समर में लो प्रेशर। अब है क्या कि जब ये 25 डिग्री तक, नियोजन क्या है, ये नियोजन क्या लिखे, ज्योग्राफी का नहीं है भाई, नियोजन क्या आ गया, मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं। अभी कमेंट मत करिए क्योंकि मुझे बोर्ड पर ध्यान देना होता है, ठीक है? महेश, बुरा तो नहीं मान रहे भाई? बुरा हो रहा तो नहीं मान रहे कि तुम्हारे मैं कमेंट करने पर मना कर रहा हूं? हाँ, बाकी बात पता है यार महेश क्या है, अगर मान भी लोगे तो यार मेरा करोगे क्या, है ना? तो इसलिए है कि जब मैं आपसे पूछूं तब आप मुझे पूछो कि क्या है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, अगर इसे कहें प्लानिंग, ठीक है? और अगर ज्यादा कहीं पे कोई डाउट है तो उसका क्लिप करके आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। अच्छा सुनिए, आईटीसी जेड है और आईटीसी जेड अभी खिसक गई, तो मैंने कहा था ये जितनी भी वायु दाब की पेटियां हैं ये सभी हाई प्रेशर की और लो प्रेशर की, कोई चीन की दीवार वीवार तो ऐसी है नहीं, ये एवरेज एरिया में बनी हुई है। तो जो हवाएं सदर्न हेमेस्फीयर की ट्रॉपिकल जो विंड चल रही थी, व्यापारिक हवाएं ट्रॉपिकल एरिया में, अब इनको आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इनको रोका हुआ किसने था? यहां से हवाएं ऊपर उड़ जाती थी और लो प्रेशर की बेल्ट इसको रोक रही थी, लेकिन अब इन हवाओं को आराम से ऊपर जाने का मौका मिल गया। तो इन्होंने इक्वेटर लाइन को जैसे ही क्रॉस किया, अब आप लगाइए कोरियलिस फोर्स इसके ऊपर, कि कोरियलिस फोर्स की वजह से ये राइट हैंड साइड की तरफ टर्न कर जाएगी। अभी तक तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थी, लेकिन जैसे ही इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेंगी ये किधर टर्न हो जाएंगी? राइट हैंड साइड। दोबारा सुनिए, समर में 23 मार्च के बाद में सन गया ऊपर, सन की सीधी लाइट मिली सहारा डेजर्ट में, इस पूरे डेजर्ट एरिया में और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत और भारत के पड़ोसी भिखारी देशों में, ठीक है? और ये पूरा की पूरा क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अभी सारा खत्म हो गया है, क्या है, सभी ने फसलें वसलें सारी काट ली हैं, ठीक है? अनाथ समझना पड़ेगा आपको भाई, आना। तो यहां से सारा एग्रीकल्चर वगैरह सारा काट लिया, हमारे पास में यहाँ पर प्लेट्यू है, यहाँ पर डेजर्ट है, ये सारी हीट को खींचेगा और जितनी हीट खींचेगा यहां पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। जितना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा आईटीसी जेड उतनी ही ऊपर शिफ्ट होती चली जाएगी। तो लो प्रेशर ज्यादा है तो आईटीसी जेड लगभग 25 डिग्री के आसपास तक खिसक जाती है, ठीक है? 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में रहती है, बहुत चौड़ी चौड़ी हो जाती है इस वक्त आईटीसी जेड हमारे ऊपर। तो जो व्यापारिक पवने दक्षिणी गोलार्ध की थी वो पहुंच रही थी इक्वेटर लाइन तक, लेकिन उसको रोका हुआ किसने था? आईटीसी जेड ने। आईटीसी जेड अपना पीछे हट गई तो इस हवा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जैसे ही ये इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेगी, इक्वेटर लाइन को क्रॉस करने के बाद ये राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएगी। अब ये पूरे ओशन को क्रॉस कर कर आ रही है तो बहुत ज्यादा आर्द्रता लेकर आएगी, ठीक है? जब ये बहुत ज्यादा आर्द्रता लेकर आएगी तो ये एकदम लदी पड़ी है पानी से, ठीक है? तो आते ही क्या होगा, अब
अब ये सारी हवाएं इंडिया की तरफ आ रही हैं। इंडिया की पेनिनसुलर शेप है। व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला होता है वो लैंड पार्ट जो कि दोनों तरफ से या तीन तरफ से पानी से घिरा हो। उपमहाद्वीप अलग होता है, पेनिनसुला अलग होगा। पेनिनसुला उसे कहते हैं जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हो। तो हमारी तीन साइड कौन सी हैं? एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब खाड़ी और एक तरफ हमारा इंडियन ओशन। तो तीन साइड से हम पानी से घिरे हुए हैं, इसलिए इसका नाम रखा है उन्हें पेनिनसुला। क्लियर? तो जैसे ही ये इंडिया तक पहुंचेंगी, ये हवाएं अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ऐसे आएगी और इंडिया की तरफ टर्न हो जाएंगी। आना, आपको क्या नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये हवाएं टर्न होंगी और अब ये दो पार्ट में बट गई हैं। एक तरफ अभी आके सबसे पहले देखो कब टकरा रही है। ये लगभग टकराती है 1 जून को। एवरेज 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन औसत रूप से ये 1 जून को आके टकराती है और केरल में बहुत भयानक वर्षा करेगी। और वहां पे जब मूसलाधार वर्षा होगी उसे कहते हैं मानसून का फटना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मानसून। क्लियर? आना, आपका कमेंट नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया था आपको? रिकॉर्डिंग के पीछे मत भागो, आप देखो कि आपको क्लास में टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कोरियलिस फोर्स जो पूछ रहे थे, ये कौन है? इनका नाम तो नहीं आ रहा है इसमें। कोरियलिस फोर्स का मतलब मैं बहुत बार बार बता चुका हूं। कोरियलिस फोर्स में हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड। आप केवल इसी को याद रखें, अगर आपको नई मैकेनिज्म समझ में आ रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हवाएं टर्न हो जाएंगी। ठीक है, इसे ही कोरियलिस फोर्स कहते हैं। ये क्यों काम करता है? क्योंकि हमारी अर्थ घूम रही है। ठीक है, हाँ फिगर अभी पूरा समझाएंगे। नहीं, केरल में बारिश तो ज्यादा होगी ही। वीडियो डिस्टर्ब हो रही है, क्यों हो रही है भाई? मैं कह रहा हूं बाहर हवा चल रही है तो आज डिस्टरबेंस हो सकता है। चलिए दोबारा समझिए। तो टॉपिक डालिए अपना मानसून। देखिए नॉर्मल कंडीशन में, एक बार सभी आप कमेंट को छोड़ दीजिए और यहां पे टॉपिक पर ध्यान दीजिए। अब सुनिए, इक्वेटर लाइन पर सन है, सन की सीधी लाइट पड़ रही है और जो आईटीसी जेड मैंने आपको बताई थी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में एक बेल्ट होती है, इसे कहते हैं आईटीसी जेड। इस आईटीसी जेड में प्रेशर है काफी लो। क्लियर? अब जैसे जैसे सन नॉर्थ की तरफ गया, ऐसी तरह से ये आईटीसी जेड अब नॉर्थ की तरफ होना शिफ्ट हो जाएगी। अब औसत रूप से अगर कोई भी बेल्ट नॉर्थ में खिसकती है तो वो लगभग 5 से 7 डिग्री खिसकेगी। तो 10 डिग्री तक तो ये खिसक ही जाती है, ठीक। लेकिन 10 डिग्री से ज्यादा हमारे ऊपर इसलिए खिसक जाएगी क्योंकि हमारे क्या है, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर थार का डेजर्ट है, पूरा नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन पड़ा हुआ है जो कि यहाँ से एग्रीकल्चर सारा काट लिया है। और जब एग्रीकल्चर सारा कट गया है तो वहां पर अब क्या हो रहा है कि जो लाइट मिल रही है पूरी लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहां से अल्बीडो घट गया है हमारा, और जब एल्बिडो घट गया है तो लाइट का रिफ्लेक्शन घट गया है, और जब लाइट का रिफ्लेक्शन घट जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगी और लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर इस एरिया में बनेगा तो क्या होगा कि अब साउथ में तो सर्दियां चल रही हैं, साउथ में हाई प्रेशर है और नॉर्थ में क्या है, लो प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। अब इससे अट्रैक्ट होकर जब ये ट्रेड विंड जैसे ही इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेंगी, ये कोरियलिस फोर्स की वजह से राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएंगी। क्लियर? और राइट हैंड साइड में जब टर्न हो जाएंगी तो इनको इंडिया मिलेगा ही, इंडिया का पेनिनसुला। इसकी जो शेप है ये इंडियन ओशन में काफी डीप तक फैला हुआ है। तो ये इससे टकराएंगी 1 जून को,
1 जून को जब टकराएंगे तो यहां पर बहुत अच्छी बारिश करेंगी, और जब बहुत अच्छी बारिश करेंगी तो इसे ही कहते हैं मानसून का फटना। बादल का फटना अलग है और मानसून का फटना अलग। आप सभी एक बार लिख लीजिए, ठीक है? टॉपिक डालिए मानसून, और मानसून को थोड़ा अच्छी तरह से लिखिए, समझकर लिखिए। मेघा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? दीपा, वॉइस आ रही है आपको क्लियर? दीपा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, चलिए लिखिए मानसून। लिखिए, मानसून एक ऐसी घटना है, मानसून एक ऐसी घटना है जिसमें वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार हवाओं की दिशा में हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन हो जाते हैं, विपरीत परिवर्तन हो जाते हैं। पहले इस लाइन को समझिए जो आपने लिखी है। जब भी मानसून आए तो डेफिनेशन आपको ये देनी है, ठीक है? इसको समझिए कि आपने क्या डेफिनेशन लिखी है मानसून की। देखिए, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से नॉर्मली हवाएं कहां चलती है? इस डायरेक्शन में, और यहां पर कहां चलेंगी? इस डायरेक्शन में। औसत कंडीशन जो आपने लास्ट देखा था सामान्य परिसंचरण में। लेकिन मानसून में हवाएं कहां जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट। तो मानसून में हवाएं ऐसे आएंगी और ऐसे टर्न हो जाएंगी। तो हवाओं की दिशाओं में विपरीत जो परिवर्तन हुआ है, ये घटना मानसून कहलाती है। बात समझे आप? जो बारिश लेकर आती है हमारे इंडिया में, तो हवाएं ऐसे चलती है 6 महीने, और 6 महीने हवाएं इस डायरेक्शन में हो जाएगी हमारे एरिया में। क्लियर? तो वर्ल्ड में जो मानसून होता है, मानसून है, ये मानसून केवल इंडिया में नहीं आता, पूरे वर्ल्ड में आता है। लेकिन 80% मानसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा, ठीक है? तो लिखिए, अब ये अरबी भाषा का शब्द है, इसे मौसम कहते हैं, वो सारा छोड़ देना, वो आपके कुछ काम का नहीं है, ठीक है? चलो लिखो, मानसून एक ऐसी घटना है जिसमें वर्ष में 2 बार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, यानी विपरीत परिवर्तन हो जाएगा। आगे लिखिए, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तर की ओर खिसकता है, जब सूर्य उत्तर की ओर खिसकता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप, अब क्योंकि हमें इंडिया में पेपर देना है, आईएएस बनना है, और इंडियन एरिया में ही 80% मानसून आता है, तो हमें इंडियन और इंडिया के आसपास के एरिया में बताना, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, स्पेशली साउथ एशिया भी लिखा है, और मानसून आता भी साउथ एशिया में ही है, थोड़ा बहुत अफ्रीका में आएगा, ठीक है? आगे लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब बनने लगता है, निम्न वायुदाब बनने लगता है, क्योंकि भारत का पठारी क्षेत्र, भारत का पठारी क्षेत्र, थार का मरुस्थल, भारत का पठारी क्षेत्र, थार का मरुस्थल, और उत्तर भारत की पूरी कृषि भूमि, उत्तर भारत की पूरी कृषि भूमि अत्यधिक तापमान को अवशोषित कर रही होती है, अत्यधिक सूर्य ताप को अवशोषित कर रही होती है। क्लियर?
अतः धीरे धीरे निम्न वायुदाब मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे निम्न वायुदाब मजबूत होता जाता है, जिससे आईटीसी जेड भी भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक खिसक जाती है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक खिसक जाती है, क्लियर? जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में आने का मौका मिल जाता है। उत्तरी गोलार्ध में आने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं विषुवत रेखा को पार करती हैं, जैसे ही ये हवाएं विषुवत रेखा को पार करती हैं, ये कोरियोलिस प्रभाव के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। अब ये वाला डायग्राम बनाइए, इधर वाला, ठीक? फटाफट ये वाला डायग्राम बना लीजिए। दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, फिर मानसून को आगे पढ़ेंगे। आई थिंक आपका बन गया होगा डायग्राम। अब देखिए, आगे पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, ये हवाएं 1 जून को भारत के दक्षिण भाग से टकराती हैं। भारत के दक्षिण भाग से टकराती हैं और केरल में मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। और केरल में मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। इसे मानसून का फटना कहा जाता है। अच्छा देखिए, आपको जो पीडीएफ मिल रही है वो पीडीएफ क्लास नोट्स ही हैं। उसमें कहीं कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए, तो इसलिए हम लिख भी रहे हैं। और जहां मिस्टेक्स आपको लगे कि यहाँ मिस्टेक्स है तो वो मुझे बताएं, है ना, मैसेज कर दें, ताकि उसका सही मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है। ठीक है, क्या लिखा आपने? उसे मानसून का फटना कहते हैं। अब मानसून को समझिए थोड़ा डिटेल में।
चलिए देखिए कि जो मानसून अपना आया, इस मानसून में क्या होगा, यहां पर अब ये हवाएं पहुंच गई हैं 1 जून को इस वाले एरिया में, ठीक, और ये है अपनी इक्वेटर लाइन, दिस इज अवर 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन, और 1 जून को कहां पहुंच गया मानसून, इस वाली कंडीशन में, और यहां से कुछ हवाएं इस डायरेक्शन में और कुछ हवाएं इस वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, अब 2 शाखाएं हमारे मानसून की बन गई है। एक बनी है बंगाल की खाड़ी, और दूसरी क्या बनी है, अरब सागर, अरब सागर की शाखा। क्लियर। अब यहां पर क्या है, एक माउंटेन है, ये, इस माउंटेन का नाम है सह्याद्री, या इसे पश्चिमी घाट पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। अब सह्याद्री में अब ये माउंटेन पर चढ़ेंगी, चढ़ा देते हैं इनको, ये लीजिए। अब जब माउंटेन पर चढ़ेगी तो पुरानी क्लास से याद करिए क्या बढ़ेगा, सापेक्षिक आर्द्रता। जब भी वायु ऊपर चढ़ेगी यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे खुद ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो क्या बढ़ेगी, रिलेटिव आर्द्रता, और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी होगा और बारिश होगी। इसलिए इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी वाली साइड बहुत ज्यादा वर्षा होगी, यानी कि यहां पर मोर देन 250 सेंटीमीटर, मोर देन 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी। और इतनी ज्यादा वर्षा होगी तो इस वाले एरिया में फॉरेस्ट कौन से मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए हवाएं ऊपर चढ़ गई हैं, लेकिन यहां पर 6 जगह ऐसी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक, एक ये नंबर 5, 1 2 3 4 और 6 जगह ऐसी हैं जहां से मानसून को नहीं चढ़ना पड़ेगा। और जितने लोग हैं वो कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, ये क्या है, ये है नर्मदा रिवर की वैली, नर्मदा की घाटी। नंबर 2 क्या है, तापी नदी की घाटी। क्लियर। अब 3 4 5 6 क्या है, 3 नंबर है हालघाट। ये याद कैसे रखोगे, लेकिन याद ऐसे रखोगे, ठाकुर, भानु, प्रताप और सिंह। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। क्लियर। अभी मजा आएगा आप लोग। तो ये ठाकुर से क्या हुआ, थालघाट, भानु से क्या होगा, भोरघाट, प्रताप से क्या होगा, पालघाट, और सिंह से क्या होगा, सेनकोटा, केरल में। तो 4 दर्रे हैं। अब दर्रे क्या होते हैं, यानी कि माउंटेन में इस जगह से उस जगह जाने का सीधा रास्ता, ठीक है, कटा हुआ और सीधा रास्ता। तो ये 6 जगह ऐसी हैं जहां से इन हवाओं को ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, ये सीधी ही निकल जाएंगी। और जब सीधी निकल जाएंगी तो क्या होगा, तो जिस एरिया में ये नीचे उतरेंगी, यानी यहां तो ये सीधी निकल गई, तो सीधी निकली तो क्या किया, जो भी शहर पड़ा यहां पे क्या हुआ, बारिश, यहां पे क्या होगा, बारिश, यहां पे क्या होगा, बारिश। क्लियर। लेकिन इस एरिया में तो चढ़ के नीचे उतरना है, तो जब चढ़ने पे बारिश करेगी तो मैंने आपको बताया था जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो बारिश नहीं करती हैं। क्लियर। तो जब ये अंदर की साइड उतरेंगी तो ये यहां पर बारिश नहीं करेंगी।
बात समझ गए आप? दोबारा सुन लीजिए कि 6 जगह मैंने आपको बताई, नर्मदा रिवर की वैली, तापी नदी की वैली, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड सेनकोटा। ये 4 दर्रे हैं यहाँ पर और 2 नदी की घाटियां हैं। जब यहां से हवाएं सीधी जाएंगी तो जो भी सिटी इनके सामने पड़ेगी यहां पर तो बारिश होगी। लेकिन वो एरिया जहां पर ये चढ़ करके नीचे उतरेंगी तो नीचे चढ़ने पर बारिश करती है, तो नीचे उतरने पर बारिश नहीं करेंगी, और जब बारिश नहीं करेंगी तो ये बनाएंगी वृष्टि छाया प्रदेश। ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। यहीं पर क्या है आपका विदर्भ, ठीक, ये आपका महाराष्ट्र का पूरी भाग है ना, विदर्भ वाला एरिया, लातूर वाला एरिया, पूरा एरिया वही है। क्लियर? तो इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। कितना आप सभी लिख लीजिए। यहां तक सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको ये कंसेप्ट ना समझ में आया हो? क्योंकि मानसून हर साल पूछा जाता है, मानसून से क्वेश्चन आपके हर साल पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए। है क्या कोई ऐसा? हाँ, लिखवा रिपीट तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना, वो तो लिख ही रहे हैं हम लोग। हाँ, वो लिखा रहा हूं मैं आपको, वृष्टि छाया प्रदेश यानी जिस एरिया में हवाएं नीचे उतरती हैं वहां पे बारिश नहीं करती, ठीक, तो जब सह्याद्री से नीचे उतरेगी तो बारिश नहीं करेंगी। हाँ, शैडो जोन, शैडो जोन छाया प्रदेश होता है, ये साइक्लोन में बनता है, लेकिन सॉरी उसमें भूकंप में बनता है शैडो जोन, लेकिन वो यहाँ पे क्या बनेगा? रेन शेडो एरिया, रेन शेडो जोन। रेन लगाना है इसके आगे। महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में होती है, कुछ में नहीं होती, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को समझाते हुए आपको लिखा रहा हूं, धीरे धीरे इसको समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सभी का रिपीट हो जाएगा। लिखिए, जहां तक आपने छोड़ा था उसके आगे 1 जून को पहुंच जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? मानसून का फटना। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, उसका आगे लिखिए। ये हवाएं अब 2 भाग में बढ़ जाती हैं, ये हवाएं अब 2 भाग में बट जाती हैं और भारत में मानसून लेकर आती हैं, और भारत में मानसून लाती हैं। हाँ शिवानी, डायग्राम तो आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है, डायग्राम आपने बना भी लिया होगा। तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं, लिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप अपने डायग्राम को या बोर्ड पर देखते रहें, डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेसी से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर? तो 2 पार्ट में बट गया और मानसून लेकर आया। ये 2 शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। ये 2 शाखाएं, ये 2 शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं कहलाती हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। तो अब नंबर 1 डाल लीजिए, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा लिखिए। ये हवाएं जब अरब सागर को पार कर, ये हवाएं अरब सागर को पार कर सह्याद्री से टकराती हैं, सह्याद्री से टकराती हैं, तो अत्यधिक वर्षा प्रदान करती हैं, अत्यधिक वर्षा प्रदान करती हैं। ब्रैकेट में डाल लीजिए 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। अब आगे लिखिए। लेकिन 6 भाग ऐसे हैं या 6 जगह ऐसी हैं जहां से इन्हें ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता,
6 जगह ऐसी हैं जहां से इन्हें ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता। नंबर 1, नर्मदा नदी की घाटी। नंबर 1, नर्मदा नदी की घाटी। नंबर 2, तापी नदी की घाटी। नंबर 2, तापी नदी की घाटी। नंबर नेक्स्ट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा। लिख लीजिए। थालघाट, भोलघाट, पालघाट और सेनकोटा, जहां से हवाएं सीधे ही भीतर प्रवेश कर जाती हैं। जहां हवाएं सीधे ही भीतर प्रवेश कर जाती हैं और जो भी शहर इनके सामने पड़ते हैं, और जो भी शहर इनके सामने पड़ते हैं, और जो भी शहर इनके सामने पड़ते हैं वहां अच्छी बारिश प्रदान करती हैं। वहां अच्छी बारिश प्रदान करती हैं। परंतु भोरघाट और पालघाट के बीच का वो भाग, परंतु भोरघाट और पालघाट के बीच का वो भाग जहां इन हवाओं को ऊपर चढ़कर नीचे उतरना पड़ता है, जहां इन हवाओं को नीचे उतरना पड़ता है, ये वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। ये वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। आगे ब्रैकेट में डाल लीजिए, एडियाबैटिक रेट से गर्म हो जाती हैं। आपको मैंने काफी समझा है व्हाट इज एडियाबैटिक रेट। तो यहाँ पे क्यों नहीं करती है वर्षा, कोई आपसे ऐसा पूछ ले तो उसका रीजन क्या है? एडियाबैटिक रेट से गर्म हो जाती है। यहां पर तो हो जाएगी ठंडी, उधर हो जाएगी गर्म। क्लियर? और वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है, और वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो मानसून कहां कहां पहुंच गया है। मानसून पहुंच गया इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। क्लियर? अभी देखो यहां पर नहीं है मानसून और अभी इधर नहीं है मानसून। तो अब होता क्या है कि जो हवाएं गुजरात से प्रवेश करती हैं, यानी इसी अरब सागर में वो हवाएं जो गुजरात से प्रवेश करेंगी वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। तो यहां पर एक माउंटेन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मीनाक्षी क्या रिपीट करना है, क्या छूट गया आपका? देखिए यहां पर एक माउंटेन है और इसका नाम है अरावली। क्लियर? अरावली माउंटेन यहां पर है और इसकी डायरेक्शन इसी दिशा में है जिस दिशा में हवाएं आ रही हैं। मानसून एंट्री, तो मानसून की एंट्री को दोबारा से बताना है क्या? मीनाक्षी आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना जो भी कुछ क्वेरी हो, ठीक है? नंबर आपके पास है मेरा।
और मुझे अब आपके मेरे व्हाट्सएप पे करना, क्योंकि अभी टॉपिक को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी यहां से पढ़ लीजिए, इसकी एंट्री मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो यहाँ पर माउंटेन है अरावली। तो ये जब हवाएं अंदर एंटर करेंगी यहां से, तो राजस्थान में भी करेंगी। तो ये हवाएं राजस्थान में कम वर्षा प्रदान करती है। इसके कुछ रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि अरावली की दिशा वही है जो इन हवाओं की दिशा है, यानी कि मानसून हवाओं की दिशा अरावली के समानांतर है। पहली कंडीशन। नंबर दूसरी क्या है कि अरावली की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। तो अरावली की जब हाइट ही नहीं होगी तो माउंटेन से हवाएं टकराएंगी कैसे? ठीक है। इसका सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर। वो पड़ता है आपके ये सिरोही जिले में, ये आबू पर्वत पर गुरु शिखर। इसकी हाइट है अप्रोक्स, मैक्सिमम हाइट है 17-22 मीटर। तो गुरु शिखर इसका सबसे टॉप पॉइंट है, ठीक है। और जब सबसे टॉप पॉइंट है, इतना ही है, तो इसमें बारिश कैसे होगी भाई? तो ये हवाएं सीधी निकल जाएंगी। दो कंडीशन, दो चीजें मैंने बताई, एक तो इसकी दिशा और दूसरा इसका हवाओं के, यानी कि इसकी हाइट कम होना और इसकी दिशा। तीसरा कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, मानसून की हवाएं जा रही हैं इस ऐसे, ठीक है। तो जो राजस्थान से हवाएं उठ रही हैं गर्म, क्योंकि हवाएं तो उठेंगी, क्योंकि सन की लाइट मिल रही है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठनी है। तो जो राजस्थान एरिया से या नॉर्दर्न प्लेन से जो भी हवाएं उठ रही हैं, तो राजस्थान से उठ रही होंगी। तो राजस्थान से जो हवाएं उठ रही है वो मानसून की हवाओं को थोड़ा और ऊंचाई प्रदान कर देंगी, ठीक है। अब मानसून की हवाएं ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो ये हवाएं इनको थोड़ा और हाइट दे देंगी, ठीक है। और साथ में इनका कुछ मॉइस्चर लेकर के नीचे उतर आएंगी ठंडी होकर। तो चार कारण मैंने बताया आपको। फर्स्ट, अरावली की डायरेक्शन। सेकंड, इसकी हाइट। थर्ड, मानसून की हवाओं को क्या दे दी? थोड़ी हाइट। और नेक्स्ट, इनका थोड़ा सा हवाओं से टकरा कर ठंडी हुई और ये हवाएं वापस नीचे उतर आई। और मैंने आपसे कहा कि नीचे जब हवाएं उतरेंगी तो ये कभी बारिश नहीं देंगी, ठीक है। तो अब ये राजस्थान में कम वर्षा करेंगी और अब ये कहां पहुंच गई? शिवालिक के पास, ठीक है। शिवालिक से यानी हिमालय पर पहुंच गई है अपनी। तो हिमालय से टकराएगी और यहां पर अच्छी वर्षा देगी। तक जैसे मोहाली, चंडीगढ़, है ना, आपका पूरा डलहौजी वाला एरिया हुआ, पठानकोट वाला एरिया हुआ, इसमें बहुत अच्छी रेनफॉल ही प्रोवाइड करेगी। अगेन फिर क्या होगा कि जैसे ही ये शिवालिक के यहाँ पर क्या है, ऊपर यहाँ पे एक हिल स्टेशन है पत्नी टॉप, और जिस जिस जगह पर वो लोकेटेड है वो आपकी रेंज कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक। तो जब ये पीर पंजाल को दोबारा से क्रॉस करेगी तो कश्मीर में जब ये एंटर करेंगे तो आप जानते हैं कि माउंटेन को चढ़कर उतरना पड़ेगा। और जब माउंटेन को चढ़कर उतरती है तो क्या बारिश करती है? क्या आप सोचो, नहीं करेगी। तो कश्मीर में मानसून की रेनफॉल नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं जब इसको चढ़ के नीचे उतरेगी तो कश्मीर में रेन शेडो जोन बनाएगी। तो दो जगह पर रेन शेडो जोन बना, एक तो यहां और एक यहां पे वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि जहां भी नीचे उतरी पहाड़ से वहां पे बनेगी रेन शेडो जोन। राजस्थान में बारिश कम होने के चार कारण मैंने बताए, एक कारण पता लगेगा यहां से, ठीक है। तो 5 कारण है। तो आगे इसको बढ़ाइए। क्या सभी को समझ? कोई ऐसा है जिसको अभी भी कोई डाउट है भाई इसमें? प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप लोग। भाई, पीर पंजाल माउंटेन का नाम है, और पीर पंजाल माउंटेन से जब चढ़कर नीचे उतरेगी तो बारिश नहीं करेगी कश्मीर में, सीधी सी बात। भाई आप हैंड तो रेज कर रहे हैं, लेकिन आप चैट में कर सकते हैं। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, कौन कर रहा है? राजवीर,
राजवीर, आपने हैंड रेज किया है, आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दीपक शर्मा, कमेंट नहीं आ रहा। कश्मीर में बारिश नहीं होती, कश्मीर में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश होती है, वहां मानसून की रेनफॉल नहीं आती कश्मीर में। तो लिखिए, जो हवाएं गुजरात के काठियावाड़ से भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। गुजरात का क्या है? काठियावाड़। गुजरात के काठियावाड़ से भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। वे उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका है फर्स्ट कि सर राजस्थान में बारिश क्यों नहीं हुई, समझ में नहीं आई। वो तो एक एक पॉइंट अभी दोबारा समझा दूंगा। जब हवा ऊपर उठेगी तो उनकी आर्द्रता घटेगी। किसने कहा? आर्द्रता क्यों घटेगी भाई? टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा तो आर्द्रता को अवशोषित कर सकने की क्षमता घटेगी, आर्द्रता नहीं घटेगी। आर्द्रता अवशोषित कर सकने की क्षमता घटेगी। ठीक। और एक चीज ध्यान रखना आप लोग, आर्द्र हवा से शुष्क हवा हमेशा भारी होगी। बात समझ गए यार? आर्द्र हवा से शुष्क हवा हमेशा भारी होगी। क्लियर? और आपने कहा राजस्थान की हवाओं ने जो ऊंचाई दी मानसूनी हवाओं को, तो उससे बारिश क्यों नहीं होगी? क्योंकि उतनी ऊंचाई थोड़ी दी है, इतनी ऊंचाई दी है कि अरावली से ना टकराए बस। बारिश होने का कारण है उसमें आर्द्रता का होना। ठीक है, अगर लदी पड़ी है पानी से तो थोड़ा सा टकराने के बाद ही बारिश हो सकती है। और अगर बहुत ज्यादा अगर उसमें आर्द्रता की कमी है तो बहुत हाइट पे जाकर क्लाउड बनेगा, बारिश होगी। वो तो डिपेंड करता है कि वायु में आर्द्रता कितनी है। हाँ, तो गुजरात की बात तो अभी करा ही रहे हैं ना। गुजरात के काठियावाड़ से जब प्रवेश करती हैं, शिवालिक तक तो पहुंचने दो भी एक बार। चलिए आगे लिखिए। जब ये राजस्थान को पार करती हैं, जब ये राजस्थान को पार करती हैं तो वहां भी इनसे अधिक वर्षा नहीं हो पाती। जब ये राजस्थान को पार करती हैं तो वहां भी अधिक वर्षा प्रदान नहीं कर पाती। क्योंकि अब 1 2 3 4 करके लिखना। नंबर फर्स्ट लिखिए, अरावली पर्वतमाला की दिशा, अरावली पर्वतमाला की दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर है। मानसूनी हवाओं के समानांतर है। क्लियर? नंबर सेकंड, अरावली पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है। अरावली पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं है। क्लियर? नंबर थर्ड, मैंने क्या बताया था कि राजस्थान से जो हवाएं उठ रही हैं, एक तो अरावली छोटी है, ऊपर से क्या किया, उनको थोड़ी और हाइट दे दी तो ये अरावली के ऊपर से निकल गई। देखिए, राजस्थान से उठने वाली गर्म हवाओं ने, राजस्थान से ऊपर की ओर उठने वाली गर्म हवाओं ने मानसूनी हवाओं को थोड़ी और अधिक ऊंचाई प्रदान कर दी है। थोड़ी और अधिक ऊंचाई प्रदान कर दी है।
एंड लास्ट लिखिए अभी इसमें, लास्ट वन इज राजस्थान से उठी गर्म हवाएं राजस्थान से उठी गर्म हवाएं मानसूनी हवाओं से टकराकर ठंडी होती हैं और नीचे उतर आती हैं। मानसूनी हवाओं से टकराकर नीचे उतर आती हैं। एंड नंबर 5th पॉइंट, नंबर 5, इसको छोड़ दीजिए, अभी 5वां पॉइंट लिखना है हमें, इसको छोड़ दीजिए। 5 कारण होंगे यहां पर, तो 5 कारण आपको, केवल 5 के अलावा कोई और नेक्स्ट कारण अगर आपसे कहे तो वो आपको पागल बना रहा है। यूपीएससी अगर आपके सामने कोई और ऑप्शन रखे तो बिना उसको देखे ही काट देना। 5 ही कारण होंगे उसके, 5 के अलावा छठा कोई कारण हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। बात समझ में आया? तो यहां पर अपना बारिश नहीं हुई। आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए, अब ये हवाएं शिवालिक से जाकर टकराती हैं। अब ये हवाएं शिवालिक से जाकर टकराती हैं। ये हवाएं शिवालिक से जाकर टकराती हैं और मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। और मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। ठीक। परंतु जब ये हवाएं पीर पंजाल को पार करती हैं, अब आपने डायग्राम तो बनाया होगा, डायग्राम बनाइए और जो नाम मैंने आपको बताया वो नाम लिखिए। जब ये हवाएं पीर पंजाल को पार करती हैं, जब ये हवाएं पीर पंजाल को पार करती हैं, तो कश्मीर की घाटी में, तो कश्मीर की घाटी में फिर से वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती हैं। फिर से वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती हैं। हो गया भाई? तो यहां तक अभी किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताएं, किसी को कुछ समझना हो या किसी को ज्यादा समझ आ गया हो। देखो, किसी को ना समझ में आए तो उसका तो इलाज है, लेकिन मान लीजिए किसी को ज्यादा समझ में आ गया तो फिर वो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ज्यादा नहीं समझ में आना चाहिए। तो 5वां रीजन मैंने कहा ना, बताएंगे भाई। हाँ, कश्मीर में वृष्टि छाया क्यों होगी? अरे भाई, जब पहाड़ से उतरेगी तो बारिश होगी क्या? एडियाबैटिक रेट से गर्म हो जाएगी। हाँ, ले लो भाई, ले लो, आराम से लो, लेकिन मेरी फोटो मत लो, आराम से लो स्क्रीनशॉट। अभी नॉर्थ ईस्ट का पहुंचेंगे कल तक, कल पहुंचेंगे नॉर्थ ईस्ट में कैसे बारिश होगी। अभी केवल जहां जहां बारिश हुई है केवल उसका ध्यान रखें। शुष्क हवा भारी क्यों होती है? भारी इसलिए होती है क्योंकि जो आपके, अब एक एग्जांपल के साथ समझिए, उससे ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। जब दिल्ली जैसी किसी बड़ी सिटी में बहुत ज्यादा सर्दियों में पॉल्यूशन हो जाता है तो उसका एक इलाज ये है कि रोड पर पानी फैलाया जाए। ठीक। तो जलवाष्प बनेगी उससे, तो जलवाष्प अगर कहां मिलेगी? वायुमंडल में। तो जलवाष्प वायु से हल्की होती है ना? तो वो क्या करेगी? वायु को ऊपर की तरफ डस्ट पार्टिकल्स को लेकर जाएगी, यानी डस्ट पार्टिकल से हैवी होगी, तो डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ लेकर आती है, तो उससे रोटेशन यानी कि बन जाएगा अपने क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो ड्राई विंड होती है, ड्राई विंड यानी क्या है? किसी भी वायु की कैपेसिटी 100 आर्द्रता ग्रहण करने की, लेकिन इसमें आर्द्रता है 0 मान लीजिए, तो ये बहुत हैवी एयर है, ये नीचे की तरफ आएगी।
लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स अगर मिला दिए, मान लीजिए मैंने 60 पार्टिकल्स मिलाए, तो हवा की जितनी कैपेसिटी थी हवा ने, मतलब इसका जो भी वॉल्यूम होगा, तो हवा का तो वॉल्यूम इसमें कितना है 40, प्लस इसमें क्या मिल गया 60 वाटर पार्टिकल मिल गए, तो तब जाकर इसने 100 बना। तो अब ये हल्की हवा होगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, सीधी सी बात। गरस्ती चालीसा, गरस्ती चालीसा का मीन्स सुन लीजिए। तो पीर पंजाल तो ये है ना भाई, मैंने बताया ना, ये रहा पीर पंजाल। अपना एटलस खोलिए, पेज नंबर, ऑक्सफोर्ड एटलस में पेज नंबर है 10-11, पेज नंबर 10 पर दिया है पॉलिटिकल मैप, 11 सॉरी फिजिकल मैप, और 11 पर दिया है आपका पॉलिटिकल मैप, उसमें देखिए, ठीक है। 12-13 पेज नंबर पर कश्मीर का मैप भी दिया है, वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो वहां पर आपको पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख सारा मिल जाएगा। अब मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? पीर पंजाल को मैप में बता दिया सर एक बार। अच्छा, गरस्ती चालीसा पूछी थी आपने। गरस्ती चालीसा का मतलब होता है, ये 30 डिग्री थी और ये 60 डिग्री। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ही ओशन है, तो वहां पे फ्रैक्शन कम होता है विंड का, तो वहां पे पछुआ हवाओं की गति ज्यादा होगी। तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होता है, आपने कहानियां सुनी होंगी, काली अमावस्या की रात थी, हवाएं समुद्र में साए साए कर कर बह रही थी, तो साए साए वगैरह कुछ नहीं हो रहा, वो आपको ज्वार भाटा में समझाऊंगा क्या होता है। तो हवाओं की स्पीड ज्यादा तेज होती है, तो जब ये 40 डिग्री पर पहुंचती है तो इनको 40 डिग्री पर कहा जाता है गरस्ती चालीसा। हालांकि गरस्ती चालीसा, चीकटा, साठा वाठा, ये जितना भी है, ये आपके एग्जाम का मतलब का नहीं है, इसलिए मैंने ये सुर छेड़ा ही नहीं, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हल्की और भारी होना नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कमेंट कर लीजिए, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे करेंगे, क्लियर। तो कल हम मिलते हैं 7 बजे, ओके, थैंक यू।